आ जाइए। इसमें बताओ क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्मॉल कंपनी, ये 1% कंपनी, और ये सेक्शन 8 कंपनी, और ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। मैं आपको बोलती हूँ ये ओपीसी, स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर अगर डिस्क्रिप्टिव या थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया ना, एमसीक्यू तो आएगा ही। हाँ सच में। कौन से? हाँ आता है, मैं इसलिए तो बोल रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। ओपीसी, स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी, वही यही 4 मार्क के ना। आप देखो आप कितने क्वेश्चंस आए हैं। वर्चुअल किड्स हो ना आप लोग कि सो गए, लेट गए, बहुत आगे चले गए, ऊपर चले गए? यूक्रेन ओके आ जाइए, कम ऑन लेट्स चेक इट आउट गाइस। सभी नहीं रिवाइज कर रही हूं मैं कि करूं, है ना? बार बार वही चीज रिवाइज करके आई थिंक देयर इज वेस्ट ऑफ टाइम, देयर इज नो सेंस। जो चीजें नहीं आती है वो अलग बात है, हम रिवाइज कर रहे हैं। जो आती है बार बार वही रिवाइज करके आई थिंक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। फाउंडेशन में आपने आधी चीजें करी हुई है। फीचर्स तो मैं करा ही नहीं हूँ, फीचर्स तो छोड़ दो आप लोग, वो आपको देखना भी नहीं है, वो भूल जाओ आप इधर आ जाओ। इधर मतलब किधर? हाँ वो 1% और ये सब इसमें आ जाओ, सेकंड चार्ट में आ जाओ आप। हाँ 1% कंपनी तो, और सेक्शन 8 कंपनी भी हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है तो चैप्टर नंबर 2, अगर आपने टाइम पास किया है और बोला है कि चलो मैम लाइव नहीं है हम भी स्नीक आउट कर लेते हैं, तो बेटा ऑल द बेस्ट। क्या कह सकते हैं अभी हम? क्या? सुसाइड? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसे ये सब कुछ नहीं है मेरी जिंदगी। जिंदा ये लोग बोल रहे ठीक है चलो मैम। इनके अलावा जो डेफिनेशन है, देखो बेटा जानवी, मैं वापस से क्लियरली बोल रही हूं, ये सारे जो मैंने मार्क किए हैं ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स नॉट अ चॉइस बिटवीन ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानवी, ठीक है? नहीं तो कल जाके इंस्टीट्यूट ने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के ऊपर सवाल पूछा, बच्चा क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा और मेरे को भेजेगा, मैम आपने तो इसके लिए बोला ही नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट वो आपका कवर होगा चैप्टर नंबर 9 में, वो सर कराएंगे। ऐसे तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट वो कवर होगा चैप्टर नंबर 11 में, तो इसलिए वो मैं नहीं करवा रही हूं, ठीक है? तो जानवी जी आई होप आई एम क्लियर। मैंने क्या कहा, मैं वापस से कह रही हूं जानवी जी कि ये सब जो मैंने मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसमें से 1% कंपनी और हमारा एनपीओ चैप्टर नंबर 2 में रिवाइज हो चुका है आज ही। तो आप लोग आ जाओ स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पे, ठीक है? स्मॉल कंपनी इनफैक्ट इसके ऊपर आरटीपी में भी सवाल आया है, हाँ इस बार भी, ठीक है? तो देख लो आप, देखेंगे मतलब इसके बाद ही हम देखेंगे, आरटीपी पे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 3 के ऊपर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में नहीं पूछा इस बार। स्मॉल कंपनी, What do you mean by a small company? सुनो मेरी बात, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, अदर देन अ, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, नो नो लिमिट्स जो प्रिस्क्राइब है 4 और 40 है ना, दो और 20 लिखा है क्या?
50 को 4 कर दिया है ना, 50 इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट और एज में भी प्रिस्क्राइब इज 4 करोड़ ऐसा, और वैसे इसके लिए 2 करोड़ है और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब जो 40 करोड़ है। तो क्योंकि फिगर्स प्रिस्क्राइब्ड है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 4 और 40। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में जो सोल्यूशन दिया है ना, वो ऐसा ही है जो सिंपल वाला सोल्यूशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। 4 एंड 40 मतलब स्मॉल कंपनी कहलाई जाने के लिए आपको तीनों भी कंडीशंस एक साथ पूरे करने पड़ेंगे, एक साथ। बट ये स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनीज. It's also not applicable to Section 8 companies, and it is also not applicable to companies which are governed by special acts. Okay? तो याद रखना आपके एग्जामिनेशन के लिए जो फिगर रेलेवेंट है इज 4 करोड़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड 40 करोड़ फॉर टर्नओवर. And you should be a company other than a public company. मतलब only a private company can get the status of a small company. मैं आपको बताऊं आपके आरटीपी में कैसा सवाल है. I think it's the first descriptive question. आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. राम लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड. कौन किसका होल्डिंग है? Ram is the holding of Lakshman. As per the last profit and loss account for the year ended 31st March 2023 of Lakshman Private Limited, turnover is 1.80 crores. ठीक है, and paid up share capital is 80 lakhs. आप ही खुद मुझे बताओ टर्नओवर की लिमिट क्या है स्मॉल कंपनी के लिए? टर्नओवर 40 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़. ये 40 करोड़ से कम है और ये 4 करोड़ से कम है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, whereas the company secretary advised the directors that the company cannot be categorized as a small company. डायरेक्टर कुछ कह रहा है, कंपनी सेक्रेटरी और कुछ कह रहा है, तो ये लड़ाई है डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के बीच में. कौन जीतेगा? क्या ये कंपनी स्मॉल है या नहीं है? यहां बोल रहे तुम भी, यहां बोल रहे, नहीं बोल रहे तुम भी, नहीं बोल रहे. है होल्डिंग कंपनी है तो मतलब सब्सिडियरी का मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है, थोड़ा सा मत बोलो, पूरा बोला आपने को. सब्सिडियरी का भी मतलब सेक्शन लग सकता है. तो ये तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ही एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं है. सेक्शन 8 कंपनीज को भी नहीं मिलता है एंड कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स को भी नहीं मिलता है. अब बताओ अवेल होगा? टर्नओवर जो है तो ग्रामीण इनकम इसमें ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है तो मतलब लिमिट्स में तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल होगा. अफसोस आप तीनों भी गलत हो. अरे यहाँ पे क्लियरली लिखा, मैंने रीड भी किया. तुम लोग दूसरी चाय दूं क्या आपको? क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन वापस से. अच्छा होल्डिंग सब्सिडी वाला ना, नहीं क्या कुछ तो है यहाँ पे क्लियरली लिखा है यार. कसं व्हायचं तुमचं आता? वर्चुअल बच्चे बराबर जवाब दे रहे. तुम वही बोलो जो ये दोनों बोल रहे. अरे बेटा होल्डिंग देखो, स्मॉल कंपनी का स्टेटस आपको तब मिलता है, एक तो आप प्राइवेट कंपनी हो प्लस आपका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़. बट कुछ भी हो जाए फिर भी आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा अगर आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज हो. क्योंकि अगर आपकी कंपनी किसी और को कंट्रोल कर सकती है, आप स्मॉल काहे के हो? बड़े भैया है, छोटे भैया है, बट छोटे मियाँ जो है
वही कंट्रोल कर रहे हैं सबको, तो कैसे स्मॉल बोलेंगे उनको? और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको भी हम स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते, बिकॉज बेचारी का खुद का ही नहीं चलता है, वो तो वही करता है जो होल्डिंग कह रहा है। और सेक्शन 8 के पीछे का ये लॉजिक है कि सेक्शन 8 कंपनीज को अपने आप में बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो डबल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं स्मॉल कंपनी का भी और सेक्शन 8 कंपनी का, इसलिए इनको हमने हटाया है। और स्पेशल एक्ट्स का भी वही चक्कर है। सो इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द अबव फैक्ट एक्सप्लेन वेदर कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो आंसर है दिस कंपनी राम प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी, यही आंसर है पक्का। ये देखो लिखा है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। हाउएवर ये स्मॉल कंपनी का सेक्शन किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज एंड कंपनीज गवर्नड अंडर स्पेशल एक्ट्स। इस केस में भले ही ये कंपनी का टर्नओवर 1.8 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख है, बट फिर भी ये स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। तो कंपनी सेक्रेटरी ने जो कहा है वो एकदम सही है। मींस पब्लिक कंपनी को भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता। नहीं दिव्यांशी, कभी नहीं मिल सकता है। पब्लिक कंपनी का अगर टर्नओवर 10 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 ही लाख है, फिर भी नहीं मिलेगा। 10 करोड़ भी छोड़ो, 10 लाख 1 लाख है, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो देखो हमारा आरटीपी का कौन सा क्वेश्चन हो गया आपको पता है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 11 हो चुका है, 12 भी हो चुका है, 13 14 तो सर करवाएंगे, 15 हो चुका है। ये क्या है? और जनरल क्लॉजेस एक्ट का 18 भी हमारा हो चुका है, वो मैंगो ट्रीज विद द ऑर्किड हमने बेचे हैं। एलएलपी तो हम कल करेंगे, तो एलएलपी जब हम कल करेंगे एलएलपी का हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये फॉरेन कंपनीज का क्वेश्चन है, कल होगा। तो आई थिंक एलएलपी का एक बचा रहेगा, उसके अलावा 13 14 16 19 20 5 क्वेश्चन है, और मेरा एक एलएलपी का है ना? ठीक है। चैप्टर 7 सुभाष गुप्ता। आज के दिन की शुरुआत 11 बजे चैप्टर 7 से ही हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेना लेक्चर बेटा। आई थिंक अभी ज्वाइन इन हुए हो आप। नेक्स्ट, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कंट्रोल है किसी दूसरी कंपनी पे। तो सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यू आर एक्सरसाइजिंग control over more than 1/2 of the total voting power, either directly or indirectly through one or more of your subsidiaries, and you are chain subsidiaries. Associate भी कर ही लेते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें आपका significant influence है, but it is not a subsidiary company of yours. और significant influence मतलब 20% of the total voting power. Yes or no guys? Section 8 और ओपीसी प्लीज चैप्टर 2 में से कर लेना, उसमें एकदम डिटेल में मैंने रिवाइज करवाया है। उसके ऊपर भी सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपका चैप्टर नंबर 9 और 11 रिस्पेक्टिवली में हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सबसे पहले तो ये चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 88।
सेक्शन 88 बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में। खैर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में तो बात करता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के साथ साथ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के बारे में भी ये सेक्शन बात करता है। ये सेक्शन कहता है हर कंपनी के पास होना चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, जो मेंटेन करता है इन MGT 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड MGT 2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अलॉन्ग विद दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप मेंबर्स के बहुत सारे डिटेल्स लिखते हो, जैसे कि मेंबर का नाम, उसका सरनेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, अगर वो माइनर है तो गार्डियन का नाम, अगर उसने नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनी का नाम, कितने शेयर्स उसने होल्ड किए, कब से उसने शेयर्स को होल्ड करना चालू किया है, डेट ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, डेट ऑफ सीसेशन, यही सारी चीजें लिखी होती है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई एंट्री अप्रूव की है, 7 दिनों के अंदर दैट एंट्री शुड बी अपडेटेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इस सेक्शन में जो अभी तक मैंने डिस्कस की है वो ये है कि ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है आप रखते कहाँ हो। The place of keeping these registers is the registered office of the company. But अगर कंपनी चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है and can keep it at any other place within the same city, town और village. But और एक पॉइंट है मॉर्निंग, और एक पॉइंट, आप इधर शिफ्ट हो सकते हो क्या, या तो इधर बैठ जाओ आप लोग। देखो ये वाली चेयर ले लो जिसको अच्छा बैक रेस्ट है, उधर बैठ जाओ आप। अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम इधर है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएगा क्लासरूम में आफ्टर लंच। सुनो ना मैं क्या बोल रही थी, ये फैन चालू हो सकता है क्या? स्टाफ में कौन है, उसने हेडफोन्स लगाए क्या? फैन चालू हो सकता है क्या? करना यार प्लीज। नहीं एसी भी चालू रख, फैन भी चालू रख। हाँ सुनो ना मेरी बात, सबसे पहली बात तो ये रजिस्टर्स को रखा जाता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, बट अगर आप चाहो आप SR पास कर सकते हो। SR पास करने के बाद यू कैन कीप इट एट एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज है, अगर आप चाहो आप SR पास कर सकते हो। SR पास करने के बाद यू कैन कीप दीज रजिस्टर्स एट एनी प्लेस इन इंडिया, प्रोवाइडेड ये जो एनी प्लेस है इन इंडिया वहां पे कम से कम 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो है वो रिसाइड कर रहे हैं, मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिसाइडिंग इन दैट प्लेस। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर SPC के से 90% मेंबर्स दिल्ली में रहते हैं, SR पास हो गया, तो अगर हम चाहे क्या हम इन रजिस्टर्स को दिल्ली में भी मेंटेन कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। SR तो पास करना होगा, बट SR के साथ साथ मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स शुड बी रिसाइडिंग ओवर देयर, तब आप एनीवेयर इन इंडिया इन रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हो और रख सकते हो। इंडेक्स आप कब बनाओगे? इंडेक्स आप तब बनाओगे जब कितने से ज्यादा लोग हैं, नहीं पता है, 50। तो अगर 50 से कम लोग हैं तो आप लोगों को इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 50 यू नीड नॉट मेंटेन एन इंडेक्स। 50 या 50 से ज्यादा है तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत है। 50 या 50 से ज्यादा है मेंबर्स तो इंडेक्स बनाओगे, 50 से अगर कम लोग हैं तो इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर आप चाहो आप फॉरेन रजिस्टर भी बना सकते हो, बट जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर बनाना चालू किया आपको MGT 3 ROC के पास 30 दिनों के अंदर फाइल करना पड़ता है, जिसमें आप लिखते हो द प्लेस ऑफ कीपिंग दैट फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल रजिस्टर ओनली, ओके। एंड अगर कल जाके आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना डिसकंटिन्यू कर दिया, तब भी वापस से 30 दिनों के अंदर आप सेम फॉर्म MGT 3 ROC के पास करोगे सबमिट, ठीक है। और जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर में कुछ एंट्री की, आप 15 दिनों के अंदर इसको आपके प्रिंसिपल रजिस्टर में भी अपडेट कर लोगे। सो
ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में सेक्शन नंबर 88 बोलता है। ठीक है, वापस से देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन से फॉर्म नंबर में मेंटेन किया जाएगा? रजिस्टर MGT 1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स MGT 2। आप बहुत सारी डिटेल्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखते हो। आप ये रजिस्टर्स को कहाँ मेंटेन करते हो? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। बट अगर SR पास किया है, कैन यू मेंटेन इट एट एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज? In fact, you can keep it at any other place in India also. But provided SR के साथ साथ उस जगह पे more than 1/10 of the members reside, तब आप क्या कर सकते हो? वहां पे भी आपके रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हो। 50 से कम लोग हैं तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो आप फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन रजिस्टर अगर मेंटेन करना चालू किया है, MGT 3 आप ROC को उस प्लेस के बारे में बताते हो, इन्फॉर्म कर देते हो। कल जाके जगह चेंज की है या डिसकंटिन्यू किया है, तब वापस से आपको MGT 3 ROC के पास करना पड़ता है सबमिट। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 88। ओके, नेक्स्ट 89, declaration in respect of beneficial interest in any shares। क्लास में अगर याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दीपिका और रणबीर कपूर, नहीं रणबीर सिंह, सॉरी रणवीर सिंह, मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्या हुआ था? इन लोगों ने अपने शेयर्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मुझे बना दिया था रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर्स। रजिस्टर्ड होल्डर भले ही मैं हूं रजिस्टर्ड होल्डर, बट बेनिफिशियल होल्डर अभी भी दीपिका और रणबीर सिंह ही है। ओके, तो अब क्योंकि मैं रजिस्टर्ड होल्डर हूं, नोटिस मेरे को आ रही है, एक्शंस में ले रही हूं, बट जो भी है सारे के सारे बेनिफिट्स इवेंचुअली मैं पास कर रही हूं टू दीपिका एंड रणवीर सिंह। तो ऐसा अगर कुछ बेनिफिशियल इंटरेस्ट का चक्कर आपके केस में है तो लॉ मेकर कहता है रजिस्टर्ड होल्डर जो है उसको सबमिट करना होता है MGT 4 to the company within a period of 30 days from becoming the registered holder। एक साइड पे रजिस्टर्ड होल्डर जो है MGT 4 कंपनी को देता है, दूसरे साइड पे बेनिफिशियल होल्डर जो है वो सबमिट करता है MGT 5 कंपनी को कि ही कंपनी देखो, भले ही इन शेयर्स का रजिस्टर्ड होल्डर अंकिता मैम है, बट इन शेयर्स का बेनिफिट जो है वो दीपिका को और रणवीर सिंह को मिल रहा है, मतलब हमें मिल रहा है। तो आपको भी कंपनी पता होना चाहिए कि ये शेयर्स में एक्चुअली हुआ क्या है। और जैसे ही MGT 4 और 5 कंपनी को रजिस्टर्ड होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर से रिस्पेक्टिवली मिलता है, आगे क्या होगा? कंपनी MGT 6 जो है वो ROC को सबमिट करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। दैट्स इट। इतना आपने सेक्शन नंबर 89 का ये PPT कर लिया, दिस सेक्शन इज ओवर। इससे ज्यादा इस सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका लॉजिक क्या है, क्यों आया, ये सब कुछ हमने क्लास में सीखा था। करेंटली अब हम कंटेंट देख रहे हैं। कंटेंट इज किंग, इट इज गॉड फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, तो ये आज सच में इसी की पूजा करो भाई, यही आपकी सरस्वती है और यही आपकी लक्ष्मी भी है, समझ लो सब कुछ आपका यही है। तो यही चीज अब हम देख रहे हैं। तो 89 वही बात कर रहे हैं। 2 डिक्लेरेशन हो रहा है, एक डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड होल्डर के साइड से और दूसरा डिक्लेरेशन बेनिफिशियल होल्डर के साइड से। दोनों भी डिक्लेरेशन कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी इवेंचुअली ROC को दे रहा है 30 डेज, 4, 5 एंड 6, MGT 4, MGT 5 एंड MGT 6। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 90 शायद से अगले चार्ट पे है, तो ठीक है यहाँ पे जो है हम लोग वो कर लेते हैं कवर, इस चार्ट को चार्ट बाय चार्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 90 भी करेंगे, डोंट वरी। स्क्रीन कट हो रही है, अच्छा ठीक है देखते हैं हम। ऋतिक जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट चेक। नहीं हो रही ना कट? मुझे भी ऐसे लग रहा है यहाँ पे सही है, सही है ठीक है। सेक्शन 81, पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स। ऑल ओके, स्क्रीन सही है। ऋतिक आपके साइड से कुछ इशू है, आप चेक कीजिए। तो देखो ना, ये रजिस्टर्स अगर आप चाहो आप क्लोज कर सकते हो। देखो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स MCQ की तरह पूछे जा सकते हैं, बट ये रजिस्टर्स अगर आपको क्लोज करना है, 1 टाइम
यू कैन क्लोज इट फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 days, और पूरे साल भर में इन एग्रीगेट अगर आपको ये रजिस्टर्स क्लोज करने हैं तो ये रजिस्टर्स को क्लोज किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 45 days। एक समय पे 30 दिन से ज्यादा के लिए रजिस्टर क्लोज नहीं हो सकता है, और पूरे साल भर में मिलाकर मतलब इन एग्रीगेट द रजिस्टर्स कैन क्लोज फॉर अप टू 45 days। अगर आपको रजिस्टर क्लोज करना है कम से कम 7 days प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाट इज इन सेक्शन नंबर 91। फिर 95 कहता है ये सारे रजिस्टर्स, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, एनुअल रिटर्न, ये सारा होता है प्राइमा फेसी एविडेंस। देखो एविडेंस दो टाइप का होता है, एक है कंक्लूसिव एविडेंस और एक है प्राइमा फेसी एविडेंस। तो ये जो एविडेंस है इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस। तो प्राइमरीली ऑन द फेस जो लिखा है उसी को हम मानेंगे कि वो सच है, बट अगर कोई बंदा उसको चैलेंज करता है और उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है ऑन द ग्राउंड्स व्हाई ही इज चैलेंजिंग, तो फिर हम लोग उस बात को कंसिडर करेंगे और हो सकता है लिखी गई बातें रॉन्ग प्रूव हो सकती है। ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस में नहीं होता। कंक्लूसिव एविडेंस कैन नेवर एवर बी चैलेंज्ड, बट ये रजिस्टर्स और रिटर्न्स कैसा एविडेंस है, प्राइमा फेसी या कंक्लूसिव? प्राइमा फेसी। सो दैट्स अबाउट 88, 89, 90 एंड 95। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 90 एसबीओ के बारे में बात कर रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो देखो ये सेक्शन क्या कहता है, एक मिनट, मेरे पास इसके ऊपर एक अच्छा सा चार्ट है जो मैंने बनाया था क्लास में सेक्शन 90 के ऊपर। इधर होगा लिखा आप लोगों की, इसमें ही है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रिवाइज करवा लेंगे। एसबीओ 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 कहाँ है तू? ये रहा एसबीओ। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे, खैर अभी एग्जाम्पल्स तो रीड करने का टाइम नहीं है। इसका प्रोविजन देख लो, ये रहा। पहली बात तो आपको कब माना जाता है एज एन एसबीओ? देखो सेक्शन में कुछ और लिखा है बट सेक्शन के रूल्स प्रिस्क्राइब हुए हैं, तो सेक्शन और रूल दोनों को मद्देनजर रखते हुए वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स। क्योंकि एक्ट आप तब रिफर करते हो जब रूल साइलेंट है, बट जब एक्ट खुद चिक के कह रहा है और सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब अगर हुआ है रूल्स में तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखते हो इस सेक्शन नंबर 90 में भी एक्ट कहता है 25% और सच लोअर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब, और लोअर परसेंटेज प्रिस्क्राइब हुआ है और ये लोअर परसेंट जो प्रिस्क्राइब हुआ है दैट इज 10%। तो देखो अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं, या तो फिर आपका 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, या 10% या उससे ज्यादा आपको डिविडेंड मिल रहा है, और ये जो आपका कंट्रोल है ये डायरेक्ट नहीं है, ये कंट्रोल जो है वो इनडायरेक्ट है। देखो मुकेश अंबानी तो अप्रोक्सीमेटली आज भी रिलायंस का 47% शेयर्स होल्ड करता है। 10% तो कई गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 50% है। मतलब रिलायंस का ऑलमोस्ट 50% स्टेक एक ही बंदा मुकेश अंबानी होल्ड कर रहा है। बट क्या ये चीज के बारे में सभी को पता है? पता है ना कि क्या ये बात छुपाई हुई है? देखो आप छुपा नहीं रहे हो, मतलब आपके मन में पाप नहीं है, कोई खोट नहीं है, आप कुछ कांड नहीं कर रहे हो, जो भी है आपका पैसा आपका नाम, सारी बातें साफ है, आपका मन साफ है। बट कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, बड़े ही खुराफती दिमाग के होते हैं। मतलब गोली चलानी है बट किसी और के कंधे पे बंदूक रखते हुए है, पैसा उनका बट नाम किसी और का, बट इवेंचुअली बेनिफिट उनके पास ही आ रहा है। आपने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली
10% या उससे ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, 10% या उससे ज़्यादा आपको वोटिंग मिला है, या 10% या उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड मिल रहा है। ओके तो पहली बात तो ये सेक्शन कहता है अगर ऐसा कुछ है ना, भले ही आप इनडायरेक्टली भी कर रहे हो, फिर भी हम तो उम्मीद करेंगे कि आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो, और क्योंकि आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो, आपको 30 दिनों के अंदर एज एन एसबीओ बेन 1 में ये चीज कंपनी को बतानी पड़ेगी। देखो मुकेश अंबानी को ये चीज रिलायंस को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुकेश अंबानी ने डायरेक्टली होल्ड किया है। हम बात कर रहे हैं आपने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपने क्या करने की कोशिश की है, कंपनी में कंट्रोल लाया है, either by investing 10% or more in the shares, 10% or more in voting rights और 10% or more in dividend rights। तब आप भले ही इनडायरेक्टली कर रहे हो, आप बोलो कि मैं ही वो बंदा हूं जो गोली चला रहा हूं, कंधा इसका है, और आपको ये चीज डिक्लेयर करनी है in BEN 1 within a period of 30 days with the company जिसमें आपका कंट्रोल है 10% या उससे ज्यादा का, और इवेंचुअली फिर कंपनी जो है वो बेन 2 में आरओसी को इस बारे में इंफॉर्म करेगी। कभी कभी आरओसी भी खुद आपको नोटिस भेज सकती है कि हमें शक है कि आप एसबीओ हो, डायरेक्टली आपको, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ये नोटिस आए आरओसी से कि हमें ये लगता है कि आपको पता है कि एसबीओ कौन है, या कभी कभार आपको नोटिस जा सकती है ये बोलते हमें पता है कि आपको वो इंसान पता है जिसको पता है कि एसबीओ कौन है। ऐसे भी नोटिस आपके ऊपर आ सकती है और आपको रिप्लाई करना होता है टू द आरओसी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, और अगर टाइम लिमिट में आपने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो वो जो शेयर्स है जिनके ऊपर हमें शक है कि किसी का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, उसके राइट्स को कर दिया जाएगा सस्पेंड, और फिर वो बंदे को 1 साल के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा ये रीजंस बताते हुए कि क्यों वो एसबीओ नहीं है। और अगर वो 1 साल के अंदर नहीं गया, ये सारे शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे टू IEPF अंडर सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ऐसा खेल है, आई बात समझ में? तो यही ये सेक्शन कहता है। ओके और एक आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, वो तो ठीक है ना, और आपको एसबीओ के सारे डिटेल्स उस रजिस्टर में करने होते हैं मेंटेन। दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन नंबर 90। तो एक तो आप खुद डिक्लेयर करते हो कंपनी को BEN 1 30 दिनों के अंदर, बट अगर कंपनी को भी लगता है ना, कंपनी आपको पूछ सकती है हमें लग रहा है कि भले ही कंधा इसका है, बंदूक चलाने वाला कोई और है, क्या आप तो वो नहीं हो, या हमें लगता है आप जानते हो कि वो इंसान कौन है, या आप ये जानते हो कि कौन सा इंसान है जो जानता है जिसने ये बंदूक चलाई है, उस बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। और अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, तो ऐसे केस में कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगी 15 दिनों के अंदर, और ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास करेगी कि उन शेयर से एसोसिएटेड सारे राइट्स को कर दिया जाएगा सस्पेंड। और फिर जिनके राइट सस्पेंड हुए उनके पास हमने 1 साल का समय दिया है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके ट्रिब्यूनल को बता सकते हैं कि क्यों वो एसबीओ नहीं है। अगर वो गए तो क्या बात है, और अगर वो नहीं गए, these shares will be transferred to Investor Education Protection Fund account as given under section number 125 of the Companies Act 2013. That's it. और फाइन वाइन जो लगेगा वो तो अलग है, और प्लस 447 की भी सजा आपको लगती है, जहां पे आपको जेल भी भिजवाया जा सकता है। तो एसबीओ से रिलेटेड हम काफी ज्यादा चिंतित है ना। सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 90। तो 88 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 तो एक्ट में है ही नहीं, ठीक है, और 95 हुआ है, सॉरी 92 एक्ट में, सॉरी
92 तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनुअल रिटर्न, माई मिस्टेक, माई बैड, सो सॉरी, 93 नहीं है। तो ये पूरे बंच में हमारे 2 ही सेक्शंस बचते, एक है 92 और एक है 94, ठीक है। तो हमारा 88, ठीक है, ये कर लेते, फिर हम देख लेते क्या क्या हमारा हुआ है, क्योंकि 96 से हमारा आ जाता है AGM और वो सब सेक्शंस आ जाते हैं, है ना। आ जाइए, कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। आर यू ऑल देयर? वर्चुअल किड्स, कम ऑन गाइज, आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ बाकी के बच्चे भी रिप्लाई करें, है ना। कम ऑन गाइज, ये आपके अटेम्प्ट का सवाल है, उसकी कसम है आपको। इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा कह ही नहीं सकती हूँ यार, मैं बताएगा। ठीक है, चलो आ जाइए बेटा, मजाक कर रही थी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अदरवाइज इट इज ओके, कोई कंपल्शन नहीं है। आप पढ़ाई करो तो ही पास होएंगे, लाइक या सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाने से आप पास नहीं होने वाले हो, ठीक है। आ जाइए, एनुअल रिटर्न, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। एनुअल रिटर्न के सेक्शन में लॉ मेकर कहता है हर कंपनी को, एवरी कंपनी, हाँ, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता है, ओपीसी है स्मॉल कंपनी है, हर एक कंपनी को फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न विद द आरओसी इन फॉर्म नंबर MGT 7। सिर्फ ओपीसी और स्मॉल कंपनी फाइल करते हैं MGT 7A, जिसमें कुछ कम पर्टिकुलर्स है। बाकी MGT 7 में क्या क्या लिखा होता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, उसका शेयर्स डिबेंचर का होल्डिंग पैटर्न, कौन उनके मेंबर्स है, कौन उनके डिबेंचर होल्डर्स है, कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन कौन है, क्या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर हाँ तो उसके डिटेल्स, कंपनी ने कितनी मीटिंग्स लिए हैं साल भर में मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की, क्या कंपनी को कोई कॉन्ट्रवेंशन की वजह से पनिशमेंट मिला है या फाइन लगा है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल्स आप बताइए। अलोंग विथ दैट ये सर्टिफिकेट कि कंपनी ने एक्ट के सारे कंप्लायंसेस जो है वो किए हैं पूरे, यही सारी चीज़ें जो है आप लिखते हो इन योर एनुअल रिटर्न। और यही एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है, साइनिंग के ऊपर भी इंस्टीट्यूट कभी कभी MCQ पूछता है, डायरेक्टर अलोंग विथ अ कंपनी सेक्रेटरी। हाँ बट देखो, अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर अलोंग विथ अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो 2 लोग तो एनुअल रिटर्न साइन करते ही है, एक है डायरेक्टर और दूसरा अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर के साथ कंपनी सेक्रेटरी। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर अलोंग विथ एनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपकी ओपीसी या स्मॉल कंपनी है तो इसका जो साइनिंग है इज गोइंग टू बी डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इट विल बी साइन्ड बाय अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यही जो एनुअल रिटर्न है आप कितने दिनों के अंदर आरओसी के पास फाइल करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स सपोज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी, वर्चुअल किड्स जवाब दो, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द AGM। बट अगर आपने AGM कंडक्ट नहीं की, 60 days फ्रॉम द डे ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड, बराबर ना, बोलो ना। AGM अगर होल्ड नहीं किए तो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकते AGM ही नहीं हुई है तो काहे का एनुअल रिटर्न। चाहे आप AGM होल्ड करो या ना करो, आप लोगों को, बोलो मेरी बात, बोलो बोलो, क्या एनुअल रिटर्न फिर भी सबमिट करना ही पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? 60 days फ्रॉम द डे ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड। कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज है उनको एनुअल रिटर्न के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट का, एनुअल रिटर्न का। कौन सी कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज, या तो ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न सर्टिफाई कराना होता है बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, क्योंकि उसका ओपिनियन इंडिपेंडेंट रहेगा, इन फॉर्म नंबर MGT 8,
इन फॉर्म नंबर MGT8। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या तो टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। यस और नो गाइस? सो दैट्स अबाउट सेक्शन नंबर 92। और ये एनुअल रिटर्न आप प्रिजर्व करके रखते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट यू फाइल्ड द एनुअल रिटर्न। ओके, तो ये था 92। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, और वो जो सर्टिफिकेशन है वो MGT8 में होता है। तो आपका 1 हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, MGT2 हो गया रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, MGT3 हो गया फॉरेन रजिस्टर, 4, 5, 6 रजिस्टर्ड होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर एंड कंपनी टू द ROC, 4, 5, 6, 7 है एनुअल रिटर्न है, और 8 सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ऐसे करके आपका MGT1 से MGT8 हो गया। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्टिंग द रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। तो सुनो ना मेरी बात, ये चीज़ थोड़ी तो 88 में हुई है, 88 का ही एक्सटेंशन है ये वाला सेक्शन। इसमें रजिस्टर्स के साथ साथ हमने रिटर्न जैसे कि एनुअल रिटर्न, उस बारे में बात की है। तो ये सेक्शन कहता है हर कंपनी को अपने रजिस्टर्स और रिटर्न रखने होते हैं, प्रिजर्व करके रखने होते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, प्रोवाइडेड आपने अगर SR पास किया, और SR के साथ साथ अगर 1/10 से ज़्यादा मेंबर्स जो है अगर कोई जगह पे रिसाइड करते हैं तो वहाँ पे भी आप आपके रजिस्टर्स और रिटर्न्स को कर सकते हो मेंटेन। इन्हीं रजिस्टर्स और रिटर्न्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स बाय द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। और अब कितने समय के लिए इन रजिस्टर्स को आपको प्रिजर्व करके रखना होता है? जहाँ तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात होती है, यू प्रिजर्व दिस रजिस्टर परमानेंटली। कब तक रखोगे? जब तक है कंपनी तब तक है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स आप प्रिजर्व करके रखते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। बट 8 years कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन, फ्रॉम द डेट ऑफ आपका एनुअल रिटर्न भी जो है आप प्रिजर्व करके रखते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अब देखो, अगर आपका फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है तो जैसा आपका प्रिंसिपल रजिस्टर है आप परमानेंटली रखते हो, वैसे आप फॉरेन रजिस्टर भी प्रिजर्व करके रखते हो परमानेंटली। वैसे ही अगर आपका फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है, वो भी आप प्रिजर्व करके रखोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। बराबर ना? सो दैट्स कितने सालों के लिए आपको ये रजिस्टर्स और रिटर्न्स को करना पड़ता है प्रिजर्व। ऐसे करके हमारा सेक्शन नंबर 94 अलोंग विद द रूल्स भी हो जाता है कंप्लीट। तो देखो 88 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 तो है नहीं, 94 और 95 भी हो गया। ये सुनो गाइस, आधा चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हो गया क्योंकि बाकी का आधा चैप्टर फटफट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। हम लोग ये चार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। इज इट ओके फॉर ऑल? ठीक है ना? आ जाइए। नोटिस, चलो बता, कोई भी कंपनी की जो नोटिस होती है वो नोटिस कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन बनाता है? तो अगर मीटिंग कंडक्ट हो रही है, इसी नोटिस को भेजने की जिम्मेदारी जो होती है वो दी गई है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे अपना ये जो पावर है वो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, बट नाउ सुनो, अगर आपने किसी और को डेलीगेट किया है, ये डेलीगेशन भी सिंगल डायरेक्टर नहीं कर सकता है, सारे डायरेक्टर्स को मिलकर ये डेलीगेशन करना होता है। यही नोटिस की लेंथ कितनी होती है? 21 क्लियर डेज। बोलो तो 21। ये 21 क्लियर डेज में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? बोलो। डेट ऑफ सर्विस, सर्विस मतलब डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग एंड 2 days फॉर ट्रांसमिशन। कौन से बोलो तो? डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ मीटिंग
and 2 days of ट्रांसमिशन. 2 days ऑफ. ये नोटिस किन किन लोगों को दी जाती है? ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल अजाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर, साथ ही साथ डायरेक्टर्स. ये सुनो गाइस, अगर आपने डेलिब्रेटली ओमिट किया है किसी को नोटिस भेजना तो माना जाएगा आपकी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड है. बट अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था तो नॉट इनवैलिड. तब क्या होगा? नॉट इनवैलिड. पक्का? शॉर्टर लेंथ अगर हुआ है और एजीएम है तो आप 95% लोगों का कंसेंट ले सकते हो जिनके पास वोटिंग पावर है और शॉर्टर लेंथ एक्सेप्टेबल हो जाएगा. अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 21 डेज का नहीं है, 14 डेज का है. ओके पक्का? नोटिस किन किन को लोगों को देते बोले तो? मेंबर की अगर डेथ हो गई तो, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर और साथ ही साथ डायरेक्टर. ओके ग्रेट. यही जो मीटिंग की नोटिस होता है उसमें आप लिखते हो अजेंडा. डे, प्लेस, आर, अजेंडा. क्या क्या लिखते हो? डे, प्लेस, आर, अजेंडा. अब देखो, अगर एजीएम है, एजीएम हर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस तो होता ही है. अड्डा क्या है? अड्डा बोलो तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, declaration of dividend and to consider and adopt the financial statements. इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो इसको कहते हैं स्पेशल बिजनेस. और हर स्पेशल बिजनेस करते वक्त आपको देना पड़ता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें दिए होते हैं मटीरियल फैक्ट्स. क्या दिए होते हैं? जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद मेंबर डिसाइड करेगा कि हाँ बोलना है या ना बोलना है. ऑर्डिनरी बिजनेस तो हर साल होते ही रहता है, उसका कोई बड़ा चक्कर नहीं है. बट स्पेशल बिजनेस कभी तो भी होता है ना, इसीलिए हमें ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना जरूरी है. वेरी गुड तुषार, नाइस, गुड. मोलेश, प्रेरणा, लक्ष्मी, वेरी गुड. ओके. Quorum is the minimum number of members who are required to hold a valid meeting. प्राइवेट कंपनी का quorum क्या है? 2 members personally present. और पब्लिक कंपनी का 5, 15, 30. 5 members कब quorum रहेगा? If the number of members is up to 1000. बट अगर 1000 से ज्यादा है एंड अप टू 5000 है, कोरम विल बी 15. और अगर 5000 से ज्यादा है, कोरम विल बी 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. आप अगर चाहो आर्टिकल्स में क्या हायर नंबर प्रिस्क्राइब कर सकते हो फॉर द कोरम. फिर उस केस में आप 5, 15, 30 नहीं देखोगे, हायर नंबर जो आर्टिकल्स में दिया है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द कोरम. इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट within first half an hour, the meeting will be adjourned to a date decided by the directors. But अगर directors ने कुछ भी decide नहीं किया, same day, same place, same time, next week. अरे हाँ है ना? Along with that, सुनो ना मेरी बात, अगर meeting है, meeting called by the members और quorum present नहीं है within the first half an hour, meeting adjourn नहीं होगी. The meeting shall stand cancelled. डिसॉल्व हो जाएगी आपकी मीटिंग. क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोरम में काउंट होता है? तुक्का मारा है? नो. क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोरम में काउंट होता है? इत्तेफाक से तुक्का करेक्ट लग गया. द आंसर इज नो. Preference shareholders are not entitled to vote, so they are not counted for quorum purpose. Our proxies counted for quorum purpose. Are representatives counted for quorum purpose. तो 112, 113 में रिवाइज करवा दे रही हूँ. कभी कभार होता है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया. प्रॉक्सी नहीं कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? रिप्रेजेंटेटिव. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव आपने अपॉइंट किया है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ही इज लाइक अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट.
क्योंकि वो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, ही विल बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पस, बट प्रॉक्सी कोरम के लिए काउंट नहीं होता है। तो अगला ही सेक्शन हमारा जो है, ठीक है, चेयरमैन का है। चेयरमैन तो यूजुअली चेयरमैन अपॉइंट होता है बाय द आर्टिकल्स, बट अगर आर्टिकल साइलेंट है, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट कैन अपॉइंट chairman, but members personally present will appoint the chairman, one by show of hands. If poll is demanded, we will again conduct the voting by poll, और जो पोल के डिसीजन से चेयरमैन बना है वही माना जाएगा एज द चेयरमैन फॉर द मीटिंग। चेयरमैन मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है। ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, in case of an ordinary resolution. So that's about 104. Next, 105, which is relating to proxies. तो सुनो ना मेरी बात, प्रॉक्सी के बारे में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। प्रॉक्सी, अगर किसी मेंबर को पर्सनली मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, what he can do is he can appoint a proxy in form number MGT 11, जो कंपनी के पास डिपॉजिट होगा विद इन अ पीरियड ऑफ और बिफोर, हाउ मेनी आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। MGT 11, MGT प्रॉक्सी क्योंकि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, ही इज नेवर काउंटेड फॉर कोरम पर्पस। ही कैन नॉट स्पीक इन द मीटिंग, he cannot vote by show of hands, however he can demand for a poll and he can vote by way of a poll. पक्का? अगर आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है बट आप खुद मीटिंग अटेंड करने चले जाते हो, आप भी गए, प्रॉक्सी भी गया, आपने भी वोट किया, प्रॉक्सी ने भी वोट किया, किसका वोट वैलिड होगा? मेंबर का। क्यों मेंबर का? क्योंकि जैसे ही मेंबर जाता है इट विल एक्ट एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी। पहला प्रॉक्सी है और लेटर प्रॉक्सी है, दोनों भी गए, दोनों ने भी वोट किया, किसका वोट वैलिड होगा? लेटर प्रॉक्सी, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी एक्ट्स एज रेवोकेशन ऑफ प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी। आर्टिकल्स में अगर आपने 48 आवर्स से ज्यादा कुछ लिखा है, माना जाएगा इट इज 48 आवर्स ओनली। ठीक है, आप अगर चाहो एज अ मेंबर प्रॉक्सी डिपॉजिटेड को कर सकते हो इंस्पेक्ट, बट अगर आपने प्रॉक्सी डिपॉजिटेड को किया है इंस्पेक्ट, आपको देना पड़ता है 3 days प्रायर नोटिस, और इंस्पेक्शन 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग कर सकते हो अप टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 105। मेरा 112 भी हो चुका है और 113 भी हो चुका है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एंड दे आर काउंटेड फॉर कोरम पर्पस। एक ही पर्सन, मिस्टर राम, सपोज 2 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर मीटिंग में गए, राम अगर मीटिंग में गए, उनको 1 काउंट होगा या 2? 1 या 2? 2, क्योंकि वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स लिमिटेड के भी और वाई लिमिटेड के भी। तो जब राम आएंगे, माना जाएगा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आया है, 2 लोगों को काउंट किया जाएगा फॉर फॉर कोरम पर्पस। ओके, गुड। काजल, आकाश, लोकेश, जानवी, लक्ष्मी, माधव, वेरी गुड। मोलेश, यहां पे जॉइंट होल्डर्स की बात नहीं कर रहे बाबू, यहां पर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं, है ना? आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 111, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में सवाल पूछा है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। इसका पीपीटी और पापा चार्ट हमने ऐसे क्लास में करवाया था आप लोगों को, ये देखिए। ये सेक्शन सुनो ना मेरी बात, ओए, 2 केसेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? 2 केसेस में, कौन से 2 केसेस में?
1, एजीएम में आपको कोई नया रेजोल्यूशन प्रपोज करना है तब, या तो फिर एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर अगर आपको कोई आपत्ति है, आपको कुछ ऑब्जेक्शंस है तब। एक तो आप एजीएम में कोई नया रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो, या तो एजीएम की नोटिस आ चुकी है और आपको कोई ऑब्जेक्शंस है कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन और मैटर्स से रिलेटेड, तब भी सेक्शन 111 अट्रैक्ट होता है। तो से फॉर एग्जांपल अब आप जानते हो कि मीटिंग आने वाली है, हर कंपनी जानती है, देखो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? 1-1.5 महीने में यूजुअली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज होते हैं, उसका ऑडिट होता है और 1-1.5 महीना, और अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो जून जुलाई अगस्त के आसपास हमारी मीटिंग्स होती है। तो टेंटेटिवली हर कंपनी की मीटिंग लगभग आगे पीछे कुछ तो उसी दिनों में होती है, ठीक है। आप जानते हो हमारी कंपनी की मीटिंग अप्रॉक्सीमेटली अगस्त में होती है। आप चाहते हो कि एजीएम पे किसी मुद्दे के ऊपर बात की जाए, आपको क्या करना है? आपको मतलब किसको? एटलीस्ट उतने मेंबर्स हु आर होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और कंपनी के पास अगर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कितने लोगों को रिक्वेस्ट देनी होगी? मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। वो क्या करेंगे? एक रिटन नोटिस देंगे कंपनी को। कहाँ देंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिसमें ये सारे रिक्वेजिशंस जिन्होंने रिक्वेस्ट की है ना कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर बात की जाए या इस मुद्दे के ऊपर बात ना हो, उनकी आपको सिग्नेचर भी लेनी होगी। और अगर आप कोई नए मैटर को प्रपोज कर रहे हो, आपका ये रिटन रिक्वेस्ट कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द एजीएम। कितना? वेरी गुड, 6 वीक्स बिफोर द एजीएम। और फिर कंपनी क्या करेगी? जब नोटिस बनाएगी और नोटिस मेंबर्स को देगी, तब ऐसे केस में अड्डा तो होगा। अड्डा के साथ साथ जो रेजोल्यूशन आपने प्रपोज किया है ना कि हम चाहते इस बारे में भी बात हो, वो भी नोटिस के एजेंडा में लिखा जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी नोटिस कितने हफ्ते पहले पहुंचनी चाहिए? 6 वीक्स बिफोर द एजीएम। हाँ, ऑब्जेक्शंस अगर है तो 6 वीक्स बिफोर द एजीएम कैसे होगा? ऑब्जेक्ट आप कब करोगे? जब आपको ये पता हो कि मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है। ऐसे ही होता है ना? तो अब आपको नोटिस मिल गई है, यहां पे इस केस में कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? आपको नोटिस मिल चुकी है और नोटिस में लिखा है डे, प्लेस, टाइम और ये एजेंडा है। आप बोल रहे हो नो नो कंपनी, इस मैटर पे डिस्कशन नहीं होगा। ये तो आप तभी बोल पाओगे जब आपको पहले पता था कि होने क्या वाला है डिस्कस। तो इसलिए अगर आप देखोगे यहां पे टाइम पीरियड है 2 वीक्स बिफोर द एजीएम, क्योंकि आपको 21 डेज मतलब 3 वीक्स पहले आपको नोटिस मिली है। अब आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो 2 वीक्स बिफोर द एजीएम, और फिर कंपनी वापस से नोटिस बनाएगी और कहेगी क्योंकि ये लोगों ने जो 1/10 या उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए है, इसलिए हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और वापस से आप सब मेंबर्स को नोटिस भेजोगे। क्या आपको नोटिस भेजने का और एक बार खर्चा लगा है? कंपनी क्यों खर्चा भुगतेगी? इसीलिए लॉ मेकर कहते हैं जब आपने रिक्वेस्ट दी थी ना कंपनी को, रिक्वेस्ट के साथ साथ इस नोटिस को सर्व करने का खर्चा भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा और कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब देखो, जब आपने कंपनी को रिक्वेस्ट की है कोई नए मैटर के बारे में बात करनी है या कोई एग्जिस्टिंग मैटर के बारे में बात नहीं करनी है, कंपनी को अगर लग रहा है कि हाँ आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत जेन्युइन है, तो वो डायरेक्टली ये जो रिक्वेस्ट है उसको सभी मेंबर्स को सर्क्यूलेट कर लेगा। इसलिए देखो सेक्शन का नाम आया सर्क्यूलेशन। व्हाट आर वी सर्क्यूलेटिंग? मेंबर्स रेजोल्यूशन। कंपनी ने ये रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं किया है, मेंबर के साइड से रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ है, इसलिए सेक्शन का नाम भी एकदम एप्ट है, सर्क्यूलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। समझ रहे हो आप? बट अगर कंपनी को लग रहा है आपने ये जो मुद्दा उठाया है वो बेकार है,
आप सिर्फ पब्लिसिटी पर्पस के लिए ये कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना नेतागिरी करते हैं, अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए आप ये कर रहे हो। अब ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, आरडी के पास जाएगी और कहेगी आरडी हमें लग रहा है ये बंदा नीडनेस पब्लिसिटी के लिए ये मुद्दा उछाल रहा है या मुद्दा ला रहा है जिसकी कुछ मतलब भी नहीं है, आपको क्या लग रहा है आरडी? अगर आरडी भी कंपनी के ओपिनियन की है तो आरडी कहेगी आप इस रिक्वेस्ट को सर्कुलेट ना कीजिए। बट अगर आरडी को लग रहा है नहीं नहीं कंपनी आप गलत हो, ये बंदा जो कह रहा है वो सही है, तो आरडी ये देगी डिसीजन कि आपको ये मुद्दा सर्कुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सेक्शन 111 हो जाता है कंप्लीट। इसी के ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन हुआ है, तुरंत ले ले। वेरी गुड, थोड़ा सा मोनोटोनी भी ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन 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 आरटीपी का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा गूगल पे? ये तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और ये सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। ये देखो देखो दिख रहा है आपको, ये स्मॉल कंपनी के ऊपर है, उसी के बाद का क्वेश्चन है। देखो ये ना क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Prakash and some of his friends, this is the RTP for your attempt. Prakash and some of his friends are members of Focus Limited, a company with a paid up share capital of 1 crore. ठीक है, they all intended to propose a resolution at the forthcoming general meeting of the company, which is going to be held in CP Connaught Place, New Delhi. That is the place where the registered office of Focus Limited is situated. देखो ये क्वेश्चन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या? मार्क नहीं होता है। हाँ, so Prakash and some of his friends are members of Focus Limited, a company with paid up share capital of 1 crore. They all intended to propose a resolution. They intended to propose a resolution. They मतलब कौन? Members. Members of this company intend to propose a resolution. तो मेंबर के साइड से इनिशिएशन आ रहा है नए रेजोल्यूशन का। देखो 111 दो बातें करता है, एक नया रेजोल्यूशन प्रपोज करना और एक एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन पे ऑब्जेक्शंस रेज करना। आप बताओ ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है? इज इट अबाउट दिस और दिस? वेरी गुड, नोटिस दैट इज प्रपोजिंग अ न्यू रेजोल्यूशन for the upcoming general meeting. ठीक है, general meeting which is held at the company's registered office. Kindly provide guidance to Prakash and his friends on the requisite minimum paid up share capital they should hold to initiate a members resolution. बताओ, member अगर अपने साइड से कोई resolution propose करना चाहता है, उसके पास कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए उसके पास, या उसके और दूसरे मेंबर्स को मिलाकर कितना कैपिटल होना चाहिए? 1/10, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इस कंपनी का कैपिटल कितना है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 1/10 कितना होता है? 10 lakhs, क्योंकि 1 करोड़ इज 100 lakhs। 100 lakhs का 1/10 इज 10 lakhs। तो प्रकाश एंड हिज फ्रेंड्स शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 of 1 crore equal to at least 10 lakhs of the paid up share capital to initiate a members resolution. देखो ये 1/10 आपको याद है ना? देखो कैसे जुगाड़ रहता है। आप आंसर जब लिख रहे हो एग्जैक्ट लैंग्वेज में तो आप खुद से नहीं लिख पाओगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लो ना।
क्वेश्चन की लैंग्वेज तो एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज है, कितना इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर। इट्स अ वेरी यूजफुल हैक, ऐसा मैंने फॉलो किया और मेरे को इंटर में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में इसकी वजह से एग्जामिशन मिला, क्योंकि ऑडिट तो और टेक्निकल है लॉ से भी, कब याद रहना हो, बहुत डिफिकल्ट है, जान खा जाता है सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन से ही आंसर लो आप, सच में मम्मी कसम ऐसा ही होता है। तो आप क्यों लोड ले रहे हो जब हमारा इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ही सब कुछ डाला है। आपको प्रकाश एंड हिज फ्रेंड्स नीड टू होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वहीं पे दैट इज करके लिख लो, 1/10 ऑफ 1 crore इज इक्वल टू 10 lakhs टू इनिशिएट अ मेंबर्स रेजोल्यूशन। हाँ झालं। And what are the other requirements that Prakash and his friends need to keep in mind? Other requirements while moving the members resolution. तो other requirement है, ये जो requisition है वो डिपॉजिट करेंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्वेश्चन में दिया है, हाँ कुछ तो दिया है ना, ये रहा सीपी न्यू दिल्ली प्लेस, क्योंकि दी है आप स्पेसिफाई करोगे आपके आंसर में, और प्लस आप लिखोगे ये जो रिक्विजिशन है इट शुड बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिशनर्स, दैट इज प्रकाश एंड ऑल हिज फ्रेंड्स हु आर मूविंग दिस न्यू रेजोल्यूशन, एंड दे ऑल्सो हैव टू deposit this with the cost of serving the new notice to all the members, and this requisition has to be deposited with the company at least 6 weeks before the AGM. झालं, 4 marks into your pocket। ऐसा आपके सवाल का जवाब है। आप अगर चाहते हो वहां पे लिख दो RTP May 2024, क्योंकि बाकी सारे जो आपके क्वेश्चंस है ना, सेक्शंस, मैंने आपको क्लास में ही मार्क करवाया था कि इस सेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम में, इस RTP में या मॉड्यूल में सवाल पूछा है। हाँ दिया है, क्वेश्चन बैंक में भी मैंने डिटेल में दिया है, और मैं क्रॉस रेफरेंस भी तो करवाती थी आपको टेक्स्ट बुक में। अभी टाइम के हिसाब से बेटा फिर आपका रिवीजन भी चेंज होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है आपके पास अभी भी और 4 महीने हैं, तो उस हिसाब से द चार्ट बुक इज रियली वंडरफुल। तुम लोगों ने ऑडियो सुने क्या? सुनेगे अभी, कब सुनोगे, मतलब कब सोचा है? हाँ ये रिवीजन लेक्चर के बाद, अच्छा ठीक है, हाँ हो गया। 1 1 1। नेक्स्ट आगे, ऑडिट के सुन लिए क्या? लॉ भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा चार्ट नंबर 7.5 भी जो है वो हो जाता है कंप्लीट। 106 पे आ जाइए, चार्ट 7.6 106, ये सब वोटिंग के ऊपर है सारे भी सेक्शंस, 106 107 108। हाँ नहीं वो 101 102 उससे था, 103 104 नोटिस कौन बनाता है, क्या लिखते हो, कंटेंट क्या है, कितने डेज प्रायर, प्रॉक्सी, कोरम, वोटिंग, मिनट्स, सब कुछ। तो 106 कहता है कोई भी मेंबर को वोटिंग से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे किया जा सकता है रिस्ट्रिक्ट। पहला ग्राउंड है कॉल्स इन एरियर्स, और दूसरा है कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। कौन से 2 राइट है, कौन सी 2 ग्राउंड्स है? कॉल्स इन एरियर्स, और दूसरा है कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, प्रोवाइडेड ये दोनों भी जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये आपने लिखे होने चाहिए इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो आप इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे। स्टूडियो हेलो, so there are only 2 grounds on which a member can be restricted from voting, calls and arrears, and when the company has exercised the right of lien। 107 बात करता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, 1 member 1 vote। आप एक ही बार आपका हैंड रेस कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ठीक है। ठाकुर क्या करेगा? ठाकुर अपने लिए एक बंदा लेके आ जाएगा साथ में, क्या करेगा भाई? ठीक है। सो किसको? ठाकुर को? नहीं नहीं, इज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। सिर्फ हैंड रेज करेगा वो उसके बिहाफ पे, नहीं तो फिर ठाकुर क्या करेगा? पोल के लिए डिमांड कर लेगा। आजकल तो ई वोटिंग चालू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ई वोटिंग तो घर पे होगा ना बेटा, है ना? चलो, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108। हर कोई कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी जिसमें 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, उनको अपने मेंबर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी। ठीक है। ई वोटिंग के नोटिस जब आप भेजते हो, मीटिंग की नोटिस, आप डे प्लेस आर एजेंडा तो लिखते हो, बट उसके साथ साथ आप ये भी लिखते हो कि आपकी कंपनी जो है ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इस तारीख को ई वोटिंग की फैसिलिटी शुरू होगी, इस तारीख को ई वोटिंग की फैसिलिटी खत्म होगी। आपकी ई वोटिंग शैल बी ओपन फॉर नॉट लेस दैन 3 days एंड इट शैल क्लोज एट लीस्ट 5 PM बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। Okay, so e-voting shall remain open for not less than 3 days and it shall close 5 PM 1 day before the date of the general meeting. एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करते हो। स्क्रूटनाइजर जो है होना चाहिए CA, CS, CMA और एन एडवोकेट। ओके, हाँ, यस, इन प्रैक्टिस नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। चेयरमैन फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करेगा। चेयरमैन फिजिकल मीटिंग में वोट भी देखेगा, कितने लोगों ने कौन से रेजोल्यूशन में फेवर, कितने लोगों ने अगेंस्ट। हाँ, बट आपने अगर ई वोट एक्सरसाइज कर दिया है, यू कैन अटेंड द मीटिंग बट यू कैन नॉट वोट अगेन। इनफैक्ट यू कैन नॉट ऑल्सो चेंज योर वोट। ठीक है। वंस वोट कास्टेड इज अ वोट कास्टेड फॉर एवर। ना आप वापस वोट कर सकते हो, ना आपका वोट चेंज कर सकते हो, बट हाँ, आप मीटिंग अभी भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वोटिंग के अलावा मीटिंग में और बहुत सारी चीज़ें भी होती है। अलॉन्ग विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो ना मेरी बात, चेयरमैन ने फिजिकल मीटिंग करके वोटिंग ले लिया, स्क्रूटनाइजर अब वोट्स को अनब्लॉक करेगा। ठीक है, और वो देखेगा कितने वोट्स फेवर में, कितने वोट्स अगेंस्ट में। एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा और ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चेयरमैन को देगा और वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा, ताकि जो लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं किया उनको अब पता है कि रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ है फॉर द रेजोल्यूशंस। ओके। पोस्टल बैलेट, कुछ 8-10 चीजें ऐसी है जहां पे आप रेजोल्यूशन पास करोगे ओनली बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। बैलेट पेपर्स देते हो, 30 दिनों के अंदर रिप्लाई उम्मीद करते हो, 30 दिनों के बाद रिप्लाई आए है, वो रिप्लाई वैलिड रिप्लाईज नहीं हो गए। कौन से रेजोल्यूशंस? जैसे कि अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, आर्टिकल का अल्ट्रेशन, जहां LRP ऐड कर रहे हो या LRP डिलीट कर रहे हो, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स। आपने पब्लिक से फंड्स रेस किए तो थे, बट वो फंड्स में से कुछ अनयूटिलाइज फंड्स है जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हो कोई दूसरे पर्पस के लिए। आप DVR इशू करना चाहते हो, शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरिएट करना चाहते हो, बाय बैक करना चाहते हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, या तो फिर यू वांट टू सेल होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग, और यू आर ग्रांटिंग लोन और गिविंग गारंटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड। एक काम करो ना, मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, ये A to J पॉइंट्स आप रीड कर लो। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है बायबैक के ऊपर या DVR के इशू से रिलेटेड, तब आपके आंसर में आपको सारे पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, बट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे DVR का रेजोल्यूशन है OR, बायबैक के लिए SR, आप कहोगे ये OR पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट, या ये SR पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। किसी के भी ऊपर सवाल पूछ सकती है इंस्टीट्यूट। तो ये A to J पॉइंट्स में 2 मिनट का समय देती हूँ, आप प्लीज खुद होके आप रीड कीजिएगा।
ये पॉइंट्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको क्यों टाइम दिया, आप समझो बात को। कभी कभार ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम चांसेस है कि ऐसे सवाल पूछे कि आप वो सारे पॉइंट्स बताओ जब पोस्टल बैलेट से ही रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछे तो अच्छी बात है, आपने अभी पढ़ लिया है अच्छे से उसको। बट कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करती है, किसी एक सेक्शन के ऊपर सवाल पूछ लिया, जैसे कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट में बायबैक के ऊपर सवाल पूछ लिया, तो अब बायबैक में एसआर लगता है। देखो, एक तो है बोर्ड रेजोल्यूशन 10% तक, 10% से ज्यादा 25% तक आपको लगता है एसआर। तो ऐसा आंसर जब आप लिख रहे हो ना एसआर का, वेन एवर यू राइट कि ये एसआर जो है इट विल बी पास्ड बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट, एक अलग इंप्रेशन आपका आंसर क्रिएट करता है टू द एग्जामिनर। तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और सजेस्टेड आंसर में भी ये छोटे छोटे पॉइंटर्स को स्पेसिफिकली मार्क्स दिए जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है आपने बहुत कंटेंट लिखा है बट फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको इंस्टीट्यूट ने अलग से मार्क्स सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं, ये देखने के लिए कि इंस्टीट्यूट मतलब बच्चों ने कितने डिटेल में पढ़ाई की है और याद रखकर उसको प्रेजेंट किया है। तो इसलिए मैंने सेपरेटली 2 मिनट का समय दिया। मैंने बोला मिला तो कोई बात नहीं है, जाने दो ये समय, बट इस बारे में हमको चर्चा करनी ही है। और अरे यही देख रही थी मैं ब्रेक में क्या चालू है वहाँ पे। हाँ नहीं, बाकी के वर्चुअल बच्चे टाइम पास करते रहे, तुम पे कुछ टेंशन नहीं है। वैसा भी ऐसे कुछ चेक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद ही इतनी इज्जत में अभी, उसको कुछ मस्ती नहीं करनी। उल्टा कोई दूसरा बच्चा मस्ती कर रहा है ना, तो बाकी सब बच्चे उस पर चढ़ जाएंगे, तू चुप बैठ रहे, हमको तो पढ़ने दे, तेरे को नहीं पढ़ना है तो तू चले जा, हमको तो पढ़ने दे। तो ऐसे कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं। वो कंट्रोल एक्चुअली क्लासेस के दौरान रखना पड़ता है, क्योंकि तब बच्चा एक अलग स्वैग में रहता है। वो कितना बाकी है? 7.7, 7.8, 7.9 और 3 चार्ज बचे हैं। चलो कोशिश करते हैं फटफट कंप्लीट करने की, 1 बजे तक तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रेजोल्यूशन, लेट्स चेक इट आउट। रेजोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, कौन से बताओ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और एसआर कब पास होता है? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तब क्या पास होता है? एसआर। पता है ना 50%, 75%, बट 50-75 मत बोलना। ये जो लैंग्वेज मैंने यूज की है वही आपको एग्जामिनेशन में यूज करनी है। वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और एसआर तब पास होता है व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन विच आर रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस 115। सुनो, 4 बातें हैं स्पेशल नोटिस के केस में। 115 ये देखो आपके स्क्रीन पे, चेक इट आउट गाइस। वो जो 111 था उसमें 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट। यहां पे इट इज दोज मेंबर्स हु आर होल्डिंग 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख वर्थ कैपिटल। ये एकदम अलग है, अतरंगी है। नहीं तो यूजुअली इट इज 1/10, बट स्पेशल नोटिस, स्पेशल है ना, स्पेशल तो कुछ तो अतरंगी रखेगा। इतने मेंबर्स या तो अकेले में या तो लोग मिलकर अगर होल्ड कर रहे हैं 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख वर्थ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वो क्या कर सकते हैं? 4 चीजों से रिलेटेड, मतलब ये 4 चीजों का इनिशिएशन सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के साइड से आ सकता है। ये मेंबर्स कंपनी को देंगे एक नोटिस विच इज 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग। इस नोटिस को कहते हैं एज अ स्पेशल नोटिस। नहीं तो यूजुअली नोटिस कितने दिनों की होती है? 21 दिनों की, 21 days की। बट ये नोटिस कितने दिनों की है? 14 days की। और इवेंचुअली कंपनी जो नोटिस सारे मेंबर्स को देता है वो तो है सिर्फ 7 days की नोटिस। किस बारे में? देखो ना, किसी डायरेक्टर को टर्म के पहले निकालना है, निकाले गए डायरेक्टर की जगह पे
किसी और को अपॉइंट करना है। तो से फॉर एग्जांपल एसपीसी की डायरेक्टर है राखी सावंत, उनका टर्म 3 सालों का है। पहले ही साल में क्या पहले ही कुछ महीनों में समझ में आ गया भाई साहब निकालना पड़ेगा, काम कम है तामझाम ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आज तक समझ में ही नहीं आया क्या काम किया है, ठीक है। अब ऐसे केस है हमको राखी को निकालना है एज अ डायरेक्टर। हम क्या करेंगे एज मेंबर्स, हम लोग नोटिस लिखेंगे कितने मेंबर्स, कम से कम 5 लाख का कैपिटल या 1% ऑफ द वोटिंग पावर। अगर राखी को निकाल रहे हो सकता है हमें राखी के जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है, तो रिमूव राखी, अपॉइंट समबडी एल्स, मे बी दीपिका। ओके, सरल सभ्य सुशील लड़की है, ठीक है, उर्फी नहीं कहा है मैंने, ठीक है। तो अब हमने राखी को निकाला और दीपिका को अपॉइंट किया, ठीक है। तो तब भी मेंबर्स स्पेशल नोटिस कंपनी को देते हैं और कंपनी इवेंचुअली सारे मेंबर्स को वो नोटिस देती है। या तो फिर रिटायरिंग डायरेक्टर अगर एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, जैसे आप लोग जानते हो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है कि अगर आप फर्म या एलएलपी को ऑडिटर की तरह अपॉइंट करते हो, उनका टर्म 2 consecutive 5 years के लिए होता है। देयर आर 2 terms of 5 consecutive years। पहला टर्म 5 साल, वापस से और एक टर्म 5 साल, फिर उनको 5 साल का कूलिंग पीरियड लगता है। तो 5 साल के लिए पहले अपॉइंट हुए, आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 more term of 5 consecutive years? हम कह रहे नो कंपनी, ये जो बंदा अभी फर्स्ट 5 साल काम किया है एलएलपी या तो फर्म, अब वो रिटायर हुआ है और वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए और एक 5 साल के टर्म के लिए, बट हम नहीं चाहते हैं कि ये रीअपॉइंट हो, हम नहीं चाहते हैं कि ये रीअपॉइंट हो। और रिटायरिंग ऑडिटर जो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, वी डोंट वांट हिम टू बी रीअपॉइंटेड। या तो अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। तो अगर ये फर्म नहीं तो कौन सी फर्म, वो भी आप प्रपोज कर सकते हो। ये 4 चीजें प्रपोज कौन करता है? मेंबर्स। कितने मेंबर्स जो होल्ड करते हैं कम से कम 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल। और ये नोटिस कितने दिन पहले होनी चाहिए? और इवेंचुअली कंपनी सारे के सारे मेंबर्स को कितने दिन पहले नोटिस देगी? 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग। दैट इज सेक्शन 115। 116 एक ही सेंटेंस का सेक्शन है, मैं बता देती हूँ। अगर आपकी मीटिंग अडजर्न हुई है, ओके, और अडजर्न मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन पास हुए हैं, अडजर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं, कौन सा होगा वो दिन जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं? ओरिजिनल मीटिंग के दिन पे या उस दिन पे जिस दिन एक्चुअली पास हुए हैं? तो ये सेक्शन कहता है जिस दिन पे आपके रेजोल्यूशन एक्चुअली पास हुए हैं उसी दिन पे माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ है, ओरिजिनल मीटिंग के डेट पे पास नहीं हुआ। सो वी आर नॉट गोइंग ऑन डीमिंग प्रोविजन, वी आर गोइंग ऑन एक्चुअल बेसिस। अगर ओरिजिनल डेट पे से फॉर एग्जांपल मीटिंग 11 बजे थी, 11 बजे लोग आए, कोरम था, 5 में से 3 रेजोल्यूशन पास हो गए, 1 बजे लंच ब्रेक हुआ, 2 बजे बहुत सारे लोग लंच वंच करके छाछ वास पान वान खा के चले गए, आइसक्रीम खा के मस्त लंच हो गया वसूल, एजीएम में आना, ठीक है। 2 बजे जब वापस मिले कोरम है ही नहीं, तो मीटिंग अडजर्न करनी पड़ी। 5 में से 3 रेजोल्यूशन आज पास हुए और बाकी के 2 रेजोल्यूशन अगले हफ्ते पास हुए। तो ये 116 यही कहता है 3 रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुए हैं वही दिन माना जाएगा कि उस दिन रेजोल्यूशन पास हुए हैं, और अडजर्न मीटिंग में जब बाकी के 2 रेजोल्यूशन पास हुए हैं वही वो दिन कंसिडर किया जाएगा कि जिस दिन रेजोल्यूशन आपके पास हुए हैं। ओके, 117 वही कहता है कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि जब कभी भी कंपनी एसआर पास करती है, एसआर पास करने के 30 दिनों के अंदर MGT 14 आपको आरओसी के पास करना होता है सबमिट।
कोई रेजोल्यूशंस होते हैं जो यूनानिमसली पास किए जाते हैं. यूनानिमसली मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शुड अग्री फॉर दैट रेजोल्यूशन. तब भी आपको 30 दिनों के अंदर MGT 14 में ROC को करना पड़ता है इंटीमेट, और उसके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं. ठीक है, नहीं भी किया तो भी चलेगा. ये मिनट्स बताइए मेरे को. चलो, मिनट्स कितने दिनों के अंदर आप प्रिपेयर करते हो? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. कौन साइन करता है मिनट्स को? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. कौन बोलो तो? बट इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन, द डायरेक्टर्स will amongst themselves delegate the power to sign the minutes to one of the directors. ठीक है? It's the exclusive discretion of the chairman to include or exclude a particular matter in the minutes. But if he feels a particular matter is irrelevant, defamatory to a particular person, or detrimental to the interest of the company, he may avoid writing that point. Okay? Minutes loose sheets में नहीं लिख सकते. हर मीटिंग की अलग मिनट्स होती है. शेयर होल्डर की मीटिंग की अलग मिनट्स बुक, डायरेक्टर्स की मीटिंग की अलग मिनट्स बुक, क्रेडिटर्स की मीटिंग की अलग मिनट्स बुक, और साइन आप हर पेज पे करते हो. पूरी सिग्नेचर, डेट और प्लेस लास्ट पेज पे होना जरूरी है. ओके? पक्का? 100%? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग की मिनट्स है, दैट विल बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग. डायरेक्टर्स की मीटिंग का मिनट्स. बट अगर जनरल मीटिंग है, मतलब मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, तो चेयरमैन साइन करता है वही मीटिंग का. और चेयरमैन की डेथ या इनकैपेसिटी पे डायरेक्टर्स किसी एक डायरेक्टर को ऑथोरिटी देते हैं. ठीक है? अरे हाँ, है ना? यही मिनट्स जो होती है, दे आर केप्ट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द बिजनेस आवर्स बाय एनी मेंबर. ओके? इंस्पेक्शन विदाउट फीस. बट अगर आप कॉपीज चाहते हो, आप कॉपीज डिमांड कर सकते हो. कॉपीज मतलब फोटो कॉपी. फोटो कॉपी आपको 7 दिनों के अंदर मिल जाएगी. 7 days फ्रॉम द टाइम यू मेड द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस. ओके? कंपनी अगर चाहे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स मेंटेन कर सकती है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. और एक लास्ट चार्ट बचता है. चलो 8 मिनट हमारे पास. टारगेट है 1 बजे तक ये कंप्लीट करना है हमें. ठीक है? लेट्स डू इट. कम ऑन गाइस, हो सकता है. यू कैन डू इट. AGM सेक्शन नंबर 96. देखो, हर कंपनी को हर साल AGM कंडक्ट करनी पड़ती है. कितने दिनों के अंदर आपको AGM कंडक्ट करनी होती है? देखो, एक तो AGM, फर्स्ट AGM shall be conducted within a period of 9 months. First AGM, beta, first AGM. Within a period of 9 months from the conclusion of the first financial year. जैसे ही आपका first financial year खत्म हुआ, 9 महीनों के अंदर आपको आपका first AGM करना पड़ता है होल्ड. इस first AGM के लिए आपको ROC का एक्सटेंशन भी नहीं मिलता है. कोई भी हालत में आपको फर्स्ट AGM कंप्लीट करनी है विद इन 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बट सब्सिक्वेंट AGMs की अगर बात है, सब्सिक्वेंट AGMs shall be conducted within the earliest of 3 dates. 1 AGM in every calendar year. The gap between 2 AGMs shall not be more than 15 months. And the AGM shall be held within 6 months from the close of the financial year. Okay? अरे बोलो ना. Along with that, अगर यहाँ पे चाहो subsequent AGM, आप extension ला सकते हो ROC के पास जाके. But ROC अगर extension दे रहा है, virtual kids, come on, maximum extension is possible only for 3 months. वो भी sufficient reasons देने के बाद.
3 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड है। तो केस टू केस बेसिस पे आरओसी जितना चाहे, 1 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का, 40 दिन का एक्सटेंशन वो आपको दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर केस। पक्की बात? AGM can be held on any day except for a national holiday, that is 26 जनवरी, 15 अगस्त और बर्थडे 2 अक्टूबर। हाँ या ना? Place, it is usually the registered office. Hour, business hours 9 AM to 6 PM। और एजेंडा क्या लिखते हो? अड्डा। हर एजीएम में अड्डा तो होता ही है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एजीएम यूजुअली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है, बट इट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड एट एनी अदर प्लेस other than the registered office, provided it is within the same city, town or village. और एक है, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, you can conduct your AGM any place in India, provided you have taken the consent of 100% members. तो मैंने बताया था SPC के 2 ही members है, SPAP। हम दोनों ने भी कंसेंट दिया और कहा इस बार की AGM हम कंडक्ट करेंगे इन गोवा। चलेगा क्या? हमारी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, एसपी ने भी हाँ बोला, एपी ने भी हाँ बोला, 100% लोगों ने हाँ बोल दिया। मस्त बिजनेस मीटिंग हो गया हमारी गोवा में, हाँ या ना? तो आप कर सकते हो एनीवेयर इन इंडिया। रशिया नहीं जा सकते हो, ठीक है? इट हैज टू बी एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में आप जहाँ चाहो वहाँ आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, बट यू नीड टू टेक द कंसेंट फ्रॉम 100% ऑफ द मेंबर्स। दैट्स अबाउट सेक्शन नंबर 96। 97, ट्रिब्यूनल अगर चाहे किसी मेंबर का एप्लीकेशन मिला है तो वो एजीएम बुला सकता है, ठीक है? 98 बात करता है पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स विच इज अदर देन एजीएम, मतलब ईजीएम। ये एजीएम बुलाने का पावर है, ये क्या है? ईजीएम बुलाने का पावर है, ठीक है? 100 पे आ जाओ पहले, 100, क्योंकि ये 100 इंपॉर्टेंट है। ईजीएम आप जब चाहो आप ईजीएम बुला सकते हो एज अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ईजीएम बुला सकते हो। सिर्फ डायरेक्टर नहीं, हमने तो कहा है मेंबर्स भी अगर चाहे ईजीएम बुला सकते हैं, एंड दे कैन गिव अ रिटन रिक्वेस्ट to the directors to call an EGM, or directors shall proceed to call the EGM 21 days from the date of depositing the requisition. 21 days बाद और 45 days within EGM को करना पड़ेगा कंडक्ट। 45 days हो गए, आपने EGM अभी नहीं बुलाई, डायरेक्टर्स ने अभी तक नहीं बुलाए, तो मेंबर्स खुद EGM बुला सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। बट ईजीएम बुलाने का रिक्वेस्ट कितने लोगों को देना होगा? कम से कम 1/10 ऑफ द मेंबर्स हैव टू गिव द रिक्वेस्ट। कितने? 1/10। दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 100, ठीक है? रिपोर्ट ऑन एजीएम, ये सेक्शन एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। जैसे ही आपकी कंपनी ने एजीएम कंडक्ट करी, लिस्टेड कंपनी, आपको एक रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना पड़ता है इन फॉर्म नंबर MGT 15, जो आप सबमिट करते हो। यहां पे लिखा नहीं, आरओसी को, यस, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है? और इसी रिपोर्ट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? एजीएम के डिटेल्स। एजीएम कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कितने लोग आए थे, क्या कोरम आया था, कितने डायरेक्टर्स आए, क्या ऑडिटर आया था, कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, सारी चीजों की डिटेल्स आप लिखते हो। कितने लोग प्रॉक्सीज थे, कितने लोग मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट थे, ये सारी चीजें आप इस रिपोर्ट में देते हो, और ये रिपोर्ट सबमिट होता है आरओसी को।
ये एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज को, क्योंकि कंपनी ने मीटिंग अपनी अपनी कर ली, आरओसी को तो पता भी नहीं चला। तो आरओसी को पता कैसे चलेगा? बाय दिस रिपोर्ट ऑन एजीएम। बट ये रिपोर्ट सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ओके, और एक लास्ट सेक्शन एक भी बच गई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस टू ओपीसी। ओपीसी तो एक ही मेंबर है, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। तो ओपीसी के केस में होगा क्या? ओपीसी के केस में मेंबर को जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो क्या करेगा? मिनट्स में लिख लेगा, साइन कर लेगा, देखो मिनट्स में लिख लेगा, साइन कर लेगा, डेट लिख लेगा, और जिस दिन ये साइन किया है, डेट लिखा है, माना जाएगा उसी दिन पे मीटिंग हुई थी और ये रेजोल्यूशन पास हो गया था। एक ही अकेला मेंबर है, 16 मेंबर है, 16। उसने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, इसलिए अभी हाँ ना बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली मिनट्स में लिख दो, डेट लिख दो, साइन कर लो, हो गया, ज़ाला। ऐसे करके हमारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसमें 35 सेक्शंस है, एंड टू एंड हमने रिवाइज किया है, अलॉन्ग विथ वन क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन चैप्टर नंबर 7 इन द आरटीपी, वो भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्या बात है।